नमस्ते। चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है समास। ये वो जादू है जो हमारी भाषा को छोटा और ज्यादा असरदार बनाता है। अब जरा इस वाक्यांश पर गौर करिए। राजा का पुत्र। सुनने में तो ये बिल्कुल ठीक है, पर थोड़ा लंबा है ना? और अब देखिए हिंदी ने कैसे इसे छोटा और सुंदर बना दिया। राजपुत्र। बस शब्दों को जोड़ने की यही कला समास है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी बात को शॉर्ट में कहना। हम दो अलग अलग शब्द लेते हैं, उनके बीच के जोड़ने वाले शब्दों को हटा देते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, जिसे समस्त पद कहते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम समास के 6 मेन टाइप्स को देखेंगे और आखिर में उन्हें पहचानने की कुछ बहुत ही काम की ट्रिक्स भी जानेंगे। तो ठीक है, अब गहराई में उतरते हैं। हिंदी व्याकरण में समास के 6 खास प्रकार बताए गए हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। ये हैं वो 6 मूल प्रकार, और हर एक का शब्दों को जोड़ने का अपना एक अलग, एक अनोखा नियम है। हमारी लिस्ट में सबसे पहला है तत्पुरुष समास। इसका सारा खेल विभक्ति चिन्हों को हटाने का है, मतलब वो छोटे छोटे शब्द जो वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि इसमें दूसरा शब्द, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, वही मेन होता है, और नया शब्द बनाने के लिए हम बीच के का, से, के लिए जैसे शब्दों को हटा देते हैं। यहाँ देखिए कितना दिलचस्प है ये। युद्ध का क्षेत्र से का हटा और ये बन गया युद्ध क्षेत्र। इसी तरह दान में वीर से में हटा और बना दानवीर। चलिए अब जरा तेजी से अगले 3 प्रकारों को देखते हैं। एक बार इनका राज पता चल जाए तो इन्हें पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। कर्मधारय को समझने के लिए बस विशेषण यानी एडजेक्टिव को याद रखिए। इसमें पहला शब्द दूसरे की खासियत बताता है, जैसे नील कमल। बस सवाल पूछिए, कमल कैसा है? जवाब मिला नीला। हो गया कर्मधारय। अब स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 9। हिंदी व्याकरण में संख्याएं या नंबर्स हमारे अगले समास के लिए एक बहुत बड़ा इशारा होती हैं। और ये रहा उसका नियम। अगर किसी भी समस्त पद का पहला हिस्सा एक संख्या हो, जैसे नवग्रह में नव का मतलब है 9, तो वो लगभग हमेशा द्विगु समासी होता है ना आसान? अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है मुकाबला, जहां दोनों पक्ष बराबर के हों। माता पिता जैसे शब्दों में माता और पिता दोनों का बराबर महत्व होता है। अक्सर इनके बीच एक हाइफन भी लगा होता है। तो चलिए इस सफर को पूरा करते हैं हमारे आखिरी 2 प्रकारों के साथ, जिनकी अपनी अपनी अलग पहचान है। बहुव्रीहि समास सबसे अनोखा है। इसमें न पहला शब्द मुख्य होता है न दूसरा, दोनों मिलकर किसी तीसरे ही विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे नीलकंठ का सीधा मतलब है नीला कंठ वाला, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब शब्दों से भी बड़ा एक और मतलब यहाँ छिपा है। और अब आखिरी समास अव्ययी भाव। इसमें सारा जोर पहले शब्द पर होता है। अगर कोई शब्द प्रति, यथा, आ जैसे उपसर्गों से शुरू हो रहा है तो समझ जाइए कि ये अव्ययी भाव समास है। तो अब वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। चलिए इन सभी समासों को एक नज़र में पहचानने के लिए कुछ जादुई ट्रिक्स देखते हैं। ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। तत्पुरुष को पहचानने के लिए शब्द को तोड़कर देखिए। कर्मधारय के लिए कैसा है पूछिए। द्विगु की शुरुआत में नंबर होगा और द्वंद्व में अक्सर हाइफन। बहुव्रीहि किसी खास की याद दिलाएगा और अव्ययी भाव की शुरुआत एक उपसर्ग से होगी। और हाँ, ये एक प्रो टिप है। अगर कोई शब्द 2 नियमों में फिट हो रहा हो, जैसे दशानन जिसमें दश यानी संख्या भी है और वो रावण की तरफ इशारा भी कर रहा हो, तो ऐसी लड़ाई में हमेशा बहुव्रीहि समास ही जीतता है। तो अब अगली बार जब भी हिंदी पढ़ें या बोलें तो इन शक्तिशाली शब्दों के मेल पर ध्यान जरूर दें। कोशिश करिए कि क्या इन छिपे हुए समासों को पहचाना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।